उस वक्त एक शेर मैंने कहा था पंडित साहब के सामने कि लोगों ने कहा देश की एक शान है बक्सर, पटना अगर जिगर है तो जान है बक्सर, मेरे बिहार सूबे की एक शान है बक्सर, और भारत की सरजमीन की पहचान है बक्सर। और चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो चोर की भावना रखता है, जो दूसरों की लूटने की भावना रखता है, वही समझता है कि लगता है वो भी चोरी करता होगा, कहीं से मारा होगा तो कर रहा है। नहीं, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। तो एक हौवा चला, आपने सुना होगा, बहुत से लोग समाज में हैं कि साबित रोहतासवी का फलाना से सांठगांठ है, विदेश से मुद्राएं आती हैं, वहाँ से फंडिंग आती है। तौबा कीजिए, लाहौर बिलाकोत मैं पढ़ता हूँ। जब मेरा वसूल ही है कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, और किसी के काम न आए तो आदमी क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, बिरादर वतन हिंदू बंधु भी पढ़ते हैं। जब इसका वसूल है, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, पढ़े लिखे आप हैं, काफ़ी अच्छे पदाधिकारियों के निर्भीड रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हम या हमारे बच्चे यही तमन्ना रखते हैं। आज शोहरत के अब लोग मोहताज नहीं हैं, न हम मोहताज हैं, न मेरे बेटे मोहताज हैं। इसलिए अपनी तनख्वाह से मैं अलग, मेरे बेटे अपने डे बाय डे, दिन प्रतिदिन की कमाई से अलग। जब हम लोग एक अपना खुद फंडिंग करते हैं, ये ट्रस्ट न सरकारी पैसे का मोहताज है, साबित खुद फाउंडेशन, न विदेशियों के पैसे का मोहताज है, न किसी से हाथ पसारने का मोहताज है। इस्लाम का एक फ़िलॉसफी है गुलशन साहब कि अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया बचा है तो तुम्हारा 1000 रुपया नहीं, उसमें से 25 रुपया किसी गरीब का हक होता है, या मजलूम का होता है, या विधवा का होता है, या तुम्हारे पड़ोसी में कोई पड़ोसन माँ बहन भटक रही हैं उनका हक होता है। तभी तुम्हारा 975 रुपया पाक साफ़ होगा। उस वसूल पे जब हम काम करते हैं तो बरकत होती है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हम पहुंच चुके हैं शहर के चीनी मिल स्थित साबित खिदमत फाउंडेशन के कार्यालय में, और यहां पर आप हमारे साथ जिनको देख रहे हैं ये हैं ज़िले के चर्चित समाजसेवी, मंच उद्घोषक और सरकारी कर्मचारी हैं ब्लॉक के। इनका नाम है साबित रोहतासवी जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और काफ़ी इनको लोग शेरो शायरी को लेकर के भी इनको लोग जानते हैं, क्योंकि कई कार्यक्रमों में ये जाते हैं और बड़े बड़े मंचों पर उद्घोषक के रूप में अपने शेर और शायर से लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। तो इनके आज हम लोग इनसे जुड़ी, इनके जीवन से जुड़े और इनके समाज सेवा से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बातचीत के क्रम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपको हम अपने खास प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, क्योंकि आज मुझे खुशी हो रही है कि गुलशन साबित में गुलशन नाम का पत्रकार तो आया, और गुलशन में गुलशन आए, इसके लिए दिल की गहराई से गुलशन साबित के तमाम फूलों की ओर से आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप काफ़ी चर्चित रहते हैं। कर्मचारी सरकारी तो बहुत लोग हैं, बहुत अधिकारी हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अपने कर्मों को लेकर के, सामाजिक कार्यों को लेकर के जाने जाते हैं। साबित खिदमत फाउंडेशन का आप संरक्षक भी माने जाते हैं। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिला, और साबित खिदमत फाउंडेशन का स्थापना क्यों आपको करना पड़ा, और कहाँ से आपको प्रेरणा मिला इस तरह के कार्य करने के लिए? गुलशन साहब, चूँकि मैं एक देहात में पैदा हुआ हूँ, और मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैंने अपनी माँ को तालीम देते हुए देखा। हमारे बाबूजी बहुत शरीफ थे, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे छोटे कद वाले कर्मचारी थे, जिन्हें दफदार कहा जाता है। मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कुछ गरीब बच्चों को लेकर पढ़ा रही हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं होती थी, और शिक्षा दान दिया करती थी। पहले तो आँख खोलने के बाद ही मैंने समझा कि मेरी माँ का आगोश यानी गोदी ही प्रथम पाठशाला है, और सबके लिए होता है। तो वो शुरू से ही 4-5 साल की उम्र में ही मुझे ये बातें मेरे दिमाग में आने लगी। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो एक वसूल का कायल हो गया कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, और किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। तो इस वसूल के मुताबिक जब मैं बड़ा हुआ, तमन्नाएँ बहुत थीं, पढ़ने में तेज़ था। चूँकि हम लोगों ने डिबरी से, माचिस से, और देहात के जो फेंसा ड्रिल की शीशी होती थी खांसी की, उसकी लौ में पढ़ाई हासिल किए हैं। बोरा पर बैठ के और बासी रोटी खा के उसमें नमक डाल के 4 मील 6 मील पैदल जाके पढ़े हैं। और तब उस वक्त से गरीबों का दर्द आया, जो मेरी माँ की सबक थी, जिन्होंने बताया। उस प्रेरणा को मैं लेकर चला, आगे बढ़ा, बहुत दूर तक गया। ख्वाहिश थी कि मैं IAS बनकर किसी गरीब की मदद करूँगा।
आधा वेतन दे दूंगा गरीबों के लिए, ये तमन्ना थी। लेकिन चूँकि फादर के डेथ करने के बाद, माँ के डेथ करने के बाद मैंने समझा कि मैं टूअर हूँ, उस पढ़ाई पे असर पड़ी। लेकिन जो ही मैं इस तृतीय श्रेणी की नौकरी में आया तो मुझे लगा कि संदीप पौंडीक साहब जब डीएम थे 2001 में बक्सर के, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, हुसैन, कि तुम ग्रेड सी में कैसे चले आए, तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल नज़र आता है। तो मेरे आंखों में आंसू आए थे और मैंने समझा कि पौंडीक साहब प्रेरणा दे रहे हैं कि मुझे हाई लेवल की थिंकिंग रखनी चाहिए और कुछ आगे बढ़ना चाहिए। 2001 से अजोर में जब मैंने काम किया, ज़िला को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो मेरा हौसला बढ़ा और उस वक्त से मैंने सबसे पहले अपनी ज़मीन का दान देकर गरीब बच्चों के लिए मदरसा बनाया, जो ज़िला रोहतास में दिनारा है। उस मदरसे का नाम गुलशन रज़ा रखा, इत्तेफाक से आपके माँ बाप ने आपका भी नाम गुलशन रखा है, गुलशन रज़ा रखा। फिर वहाँ एक गरीबों के पढ़ने के लिए, जहाँ आज भी चल रहा है मदरसा, फ़ीस नहीं लगती, वो बना। उसके बाद मैं फिर पौंडीक साहब के ज़माने में बक्सर में आया। बक्सर में हमारे बीडीओ साहब ने हमारी इच्छा को देखकर हमें अभिकर्ता बनाया कि मैं एक अच्छा वर्कर हूँ, मेरी पहचान है, सामाजिक पकड़ है। तो करीब 14-15 कब्रिस्तान की घेराबंदी हमसे करवाई गई, ठेकेदारी देकर नहीं। सरकार के एक वसूल है कि हमारा कर्मी ही उसका अभिकर्ता बनेगा। उसमें मेरी तबीयत लगने लगी, मेरी पहचान हुई। और उस वक्त भी जब मेरी तनख्वाह 850 या 8,500 थी, या फिर 12,000 हुई, या फिर बढ़ के 30,000 हुई, आज के डेट में 90,000 हो गई। उस वक्त से मेरी माँ ने एक नसीहत दी थी, मुझे सबक दिया था गुलशन सी, कि बेटा कोई भी विधवा दरवाजे पे आए, कोई गरीब आ जाए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। वो मेरी माँ की दी हुई प्रेरणा है कि मैं विधवाओं से लगाव रखने लगा, गरीब पड़ोसियों से लगाव रखने लगा, और मैं अपनी तनख्वाह के 10% पैसे को उसी टाइम से निकालने लगा। अब ज़रा सोचिए कि पिछले कोरोना काल में जो हम लोगों ने हिस्सेदारी ली, या मुझसे बढ़कर मेरे बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम ने बीड़ा उठाया। मेरे जैसे एक बाप, खुददार बाप की नीयत को देखकर मेरे बेटे भाप गए। ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने बेटे को, नज़र बद न लगे डॉक्टर दिलशाद आलम को, कि उन्होंने देखा कि मेरे बाप की ऐसी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। तो एक हवा चला, आपने सुना होगा, बहुत से लोग समाज में हैं कि साबित रोहतासवी का फलाना से सांठगांठ है, विदेश से मुद्राएँ आती हैं, वहाँ से फंडिंग आती है। तौबा कीजिए, लाहौर बिलाकोट में पढ़ता हूँ। जब मेरा वसूल ही है कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, और किसी के काम न आए तो आदमी क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, बिरादर वतन हिंदू बंधु भी पढ़ते हैं। जब इसका वसूल है, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, पढ़े लिखे आप हैं, काफ़ी अच्छे पदाधिकारियों का इंटरव्यू लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हम या हमारे बच्चे यही तमन्ना रखते हैं। आज शोहरत के अब लोग मोहताज नहीं हैं, ना हम मोहताज हैं, ना मेरे बेटे मोहताज हैं। इसलिए अपनी तनख्वाह से मैं अलग, मेरे बेटे अपने डे बाय डे, दिन प्रतिदिन की कमाई से अलग। जब हम लोग एक अपना खुद फंडिंग करते हैं, ये ट्रस्ट न सरकारी पैसे का मोहताज है, साबित खुद फाउंडेशन, न विदेशियों के पैसे का मोहताज है, न किसी से हाथ पसारने का मोहताज है। इस्लाम का एक फ़िलॉसफी है गुलशन साहब, कि अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपया बचा है, तो तुम्हारा 1,000 रुपया नहीं, उसमें से 25 रुपया किसी गरीब का हक होता है, या मजलूम का होता है, या विधवा का होता है, या तुम्हारे पड़ोसी में कोई पड़ोसन माँ बहन भटक रही हैं, उनका हक होता है। तभी तुम्हारा 975 रुपया पाक साफ़ होगा। उस वसूल पे जब हम काम करते हैं तो बरकत होती है। और चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। जो चोर की भावना रखता है, जो दूसरों की लूटने की भावना रखता है, वही समझता है कि लगता है वो भी चोरी करता होगा, कहीं से मारा होगा तो कर रहा है। नहीं, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। वो समझ ले कि अगर हर आदमी अपनी कमाई के 1 लाख में से 10,000 रुपये खर्चा करेगा तो 100 विधवाओं को आटा बटेगा। जाहिर सी बात है कि 10,000 में 10 पैकेट 5-5 किलो का आटा मिलेगा, तो 100 विधवाएँ दुआएँ देंगी, सर पे हाथ रखेंगी। और जब सर पे विधवाएँ हाथ रखेंगी तो बरकत बेपनाह होती है। या न कहीं की फंडिंग है, न किसी की मोहताजी है। साबित खुद फाउंडेशन अपने बाप और अपने बेटों की कमाई को समाज के गरीब तबकों की झोपड़ी में जाके बांटने की कोशिश करता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारी हैं साबित, सरकारी कर्मचारी हैं साबित रोहतासवी, फिर इतना बड़ा संस्था कैसे चल रहा है? इसका कहीं ना कहीं ये सवालों के मैंने तो बताया, चूँकि आपने अच्छा सवाल किया, मैंने तो बताया कि कुछ लोग की धारणाएँ बनी हुई हैं पिछले कोरोना काल से। जब मेरे बच्चे को अवार्ड मिला, हमें अवार्ड मिला,
मैंने बताया कि शुरू में मेरे पास एक दफदार का बेटा ज़रूर था, लेकिन हमें हिब्बा में 15 बीघा खेत मिले थे। मैं बाराडी का रहने वाला हूँ, रोहतास ज़िला में आज भी गांव है, मीर साहब का बाराडी बोलते हैं। अच्छा, बक्सर में क्यों आप लोग आ गए? चूँकि मेरी पोस्टिंग हो गई 1990 में, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं BLW था बरहमपुर ब्लॉक में, उसके पहले जापानी फार्म में काम करता था, कृषि विभाग का मैं प्रोडक्ट हूँ। चूँकि मेरा बेस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लेकिन बाद में जब पंचायत सचिवों की कमी होने लगी तो हम लोग को मर्ज कर दिया गया पंचायत सचिव का काम देखने के लिए। बक्सर में जब मैंने पौंडिक साहब के टाइम में जब यहाँ ज्वाइन किया तो बक्सर अच्छा लगने लगा और लगा कि मेरे रोहतास से भी अच्छा है। उस वक्त एक शेर मैंने कहा था पौंडिक साहब के सामने कि लोगों ने कहा देश की एक शान है बक्सर, पटना अगर जिगर है तो जान है बक्सर, मेरे बिहार सूबे की एक शान है बक्सर और भारत की सरजमीन की पहचान है बक्सर। मैंने देखा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी हमारे अधिकारी भी प्यार करते हैं। साक्षरता में हमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला पौंडिक साहब के हाथों को, हम लोगों ने वर्क का काम किया। मेरे मन में मैंने लगाया कि ये रेलवे स्टेशन के करीब है, गंगा का किनारा है, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ बूढ़ी अब कहीं जाएगी नहीं, यहीं मदफून हो जाएंगी, उनकी कब्रगाह भी यहीं बनाऊंगा। और जब मेरी माँ जब लेट गई तो मैंने समझा कि बक्सर मेरी ज़िंदगी, जीवन और मरने का साथी हो जाएगा। यहीं की ज़मीन से मैं प्यार करने लगा और फिर मेरे बेटे को भी अच्छा लगा। ये दिल्ली गए और बाहर गए, चंदौली में इन्होंने खिदमत की, लेकिन उन्होंने देखा कि बाप का नज़रिया अच्छा है, बक्सर इज़ बेस्ट प्लेस, इसलिए बक्सर को हम लोग लाइक किया। अच्छा, साबित खिदमत फाउंडेशन जो इन दिनों काफ़ी सक्रिय है समाज सेवा में, तो साबित खिदमत फाउंडेशन का नाम साबित खिदमत फाउंडेशन कैसे पड़ा? क्योंकि मेरा नाम तो इब्नुल हुसैन है, सरकारी नाम, इसी से नौकरी करता हूँ। बचपन का नाम इब्ने था, शायरों की लिस्ट में इब्नुल हुदा के नाम से मैं जाना जाने लगा। उसके बाद बहुत बड़े गुरु मिले। मैं एक मुशायरे में गया था मध्य प्रदेश, वहाँ उनका नाम मौलाना सज्जादुल कादरी है, आज भी वो जीवित हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा हर कदम साबित कदम लगता है, तुम्हारी शायरी में साबित कदमी नज़र आती है, जब तुम बोलते हो तो साबित जैसे अल्फाज टपकते हैं, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल प्रूफ जैसी नज़र आती है, जो कहते हो करते हो। तो अरब में एक बहुत बड़े फिलोसफर विद्वान थे प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ज़माने में, जिनका नाम साबित था। उसी साबित नाम को उन्होंने कहा कि तुम्हारी शायरी करने का नाम साबित रहेगा। उस बात से मैं साबित हो गया, और जब मैं साबित हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे साबित कदम भी होना चाहिए, साबित चलना भी चाहिए, प्रूफ करना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साबित। तो उसी पैटर्न पे मैं साबित काम कर रहा हूँ। उसके बाद साबित खिदमत फाउंडेशन, उसके बाद मेरे बेटों के दिमाग में आया, ख़ासतौर से दिलशाद के दिमाग में, कि एक जब ये नाम साबित है तो उससे एक स्वार्थ, जो सेवार्थ होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है खिदमत। तो साबित के साथ खिदमत लगा दिया कि मेरे फादर के नाम से मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा साबित खिदमत फाउंडेशन, और उन्होंने इसी नाम से, चूँकि मेरी ज़िंदगी में बना दिया। बहुत से लोग अपने पिता और माँ के मरने के बाद मेमोरियल बनाते हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे मेरे ज़िंदगी में मेरे नाम का फाउंडेशन बना दिया, फिर हॉस्पिटल भी बनाया, और फिर नाम का मोहताज नहीं रखा अपने बाप को। अब चूँकि मेरा नाम मुझसे कम मेरे बेटे की खिदमत से ज़्यादा लिया जाता है साबित करना। अच्छा सर, एक बात और कि साबित खिदमत फाउंडेशन जो कि सामाजिक कार्य करता है, तो उस सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इसको देखने वाले कई सदस्य हैं, और साथ में आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उसका भी ड्यूटी निभा लेते हैं। इसके अलावे आपका जो शौक़ माना जाता है शेरो शायरी, तो बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी आप जाते हैं, तो ये सब चीज़ एक साथ आप कैसे सब कुछ करते हैं? बेसिकली मैं बचपन से शायर हूँ और शायरी मेरी माँ ने सिखाया है। मेरी ज़िंदगी का दारोमदार अपनी शायरी को मानता हूँ। और जो बहुत बड़े पदाधिकारी लोग आए, क्योंकि मैंने काम किया है पौंडिक सर के साथ, मैंने काम किया अजय सर के साथ, मैंने काम किया रशीद सर के साथ, मैंने सुजाता चतुर्वेदी के साथ काम किया, मैंने बीच में और अरविंद सर के साथ काम किया। सब लोगों ने मुझे साबित जी कहा, चूँकि शायर के नाम से ही कहा, इब्नुल हुसैन किसी ने नहीं कहा। मैंने नौकरी को बाद में तरजीह दी, मैं शायरी के सामने अपनी नौकरी को कुछ तरजीह नहीं देता था। अब मैं तरजीह देने लगा, जबकि हमारे ऑफिसर्स ने समझाया कि पंचायत सचिव की कमी है और तुम सामाजिक आदमी हो, काम बढ़िया कर सकते हो, तो मैंने पंचायत भी करके दिखाया, चलाया। लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत में रहकर भी समाज की खिदमत में ही मेरा मन लगता है, क्योंकि मैं बचपन से आदी हूँ अपनी माँ बाप से प्रेरणा लेकर कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है।
अच्छा, साबित खिदमत फाउंडेशन के तरफ से कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, विधवाओं को भी मदद पहुंचाई जाती है। अभी फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि आप लोग के संस्था के तरफ से दियारा इलाके में बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके बीच राहत सामग्री की वितरण की जा रही है। इसके अलावा ठंडा में भी कंबल वितरण वगैरह, बहुत सारे मास्क, कोरोना काल में भी मास्क वगैरह बांटा गया है। तो अभी आगे की योजना क्या है? अभी ये सब कार्य चल रहे हैं, इसके साथ साथ अभी आगे की बड़ी प्लानिंग आपके पास क्या है? देखिए, पहले तो हमने शुरू किया कोरोना के नाम से, हमने 50-60 विधवाओं को गोद में रखा। कुछ लोगों ने सवाल किया कि गोद कैसे आपने ले लिया। कुछ पूछने वाले सवाल भी गोद का मतलब नहीं समझते। गोद जिन्हें लेता है उनकी ज़िंदगी की जीने मरने के साथ आदमी चलता है, भोजन और वस्त्र भी देखता है। मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा, मेरी माँ कहती थी कि 11 तारीख बड़ा कीमती तारीख हुआ करता है इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक, तो 11 को कुछ बांटा करो अपने दरवाजे से। तो हमने एक उसूल बनाया कि हर महीने की 11 को 72 विधवाओं को बुलाओ। 72 के पीछे भी एक लॉजिक है, मैं बात बताऊंगा। और 72 से परमानेंट रिश्ता रखो और दरवाजे पे बुला के उनको 5-5 किलो आटा दो और उन्हीं लोगों को कंबल भी दो जाड़े में। ये बच्चों ने मुझसे प्रेरणा हासिल की और हर महीने की 11 तारीख को बुला के उनको दिया जाता है और ये ज़िंदगी भर चलेगा जी। अच्छा, बक्सर में कई ऐसे संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्यों को लेकर के बनी हुई हैं, लेकिन कहीं सक्रिय नहीं दिखती है। तो ऐसे संस्थाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन संस्थाओं पे मेरी कोई नज़रिया नहीं है, क्योंकि उनका काम है। कुछ लोग काम के लिए नहीं, नाम के लिए जीते हैं, उन पर कोई कटाक्ष नहीं। मुझे अपने काम से मतलब है। कौन मुझे पीठ पीछे क्या कहता है, कोई चोर कहता है या डकैत कहता है या लुटेरा कहता है या कुछ भी कहता है, मैं उससे मतलब नहीं। मैं अपने काम में विश्वास करता हूँ। मैं बच्चों को वसीयत करता हूँ, अपने काम में विश्वास रखो। दुनिया के किसी संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं। साबित फाउंडेशन ने अगर खिदमत गुजारी का मौका लिया है तो अपने फाउंडेशन के लिए चला है, चलता रहेगा और खिदमत में यकीन करता रहेगा। अच्छा, जो नौजवान है, जो नया पीढ़ी है, तो उसके लिए आपकी क्या संदेश रहेगी सामाजिक कार्यों में जैसे बढ़ चढ़ के हुए? नौजवानों को एक सबक मैं देना चाहता हूँ कि जवानी बहुत अनमोल चीज़ है, ये बार बार लौट के नहीं आती। और मानव योनि में पैदा होने खुशनसीबी है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। हर आदमी का एक प्लेटफार्म मिलता है। जवानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों के बारे में, तो कुछ और लोगों के बारे में सोचो। अपनी जवानी का ऐसा इस्तेमाल करने के लिए परोपकार से बढ़िया कोई काम नहीं है। पढ़ाई भी करो तो नियत रखो कि मैं सेवा करूंगा। अगर कोई अफसरशाही करो तो सोचो कि मैं सेवा करूंगा। वही ज़िंदगी का असली मकसद है, वही कामयाबी है। अच्छा, आप हजारों शायरी जानते हैं, अपने लिखे हुए शायरी बोलते हैं। एक ऐसा शायरी सुनाइए अंत में जो बक्सर से जुड़ा हो। बक्सर पे तो मुझे फिर खड़ा होना पड़ रहा है, आप भी खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी मैंने बक्सर के बारे में जब पढ़ा गौर से, और जब मैंने एक बार विदेश में भी शेर कहा तो लोगों ने कहा कि बक्सर में है क्या? तो बक्सर में बहुत कुछ है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक राम और लक्ष्मण से बड़ा तो कोई नहीं है। राम राम राम, सीताराम सीताराम। राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से चले आए, विश्वामित्र मुनि ले आए। धार्मिक दृष्टिकोण से यूनिवर्सिटी है राम लक्ष्मण की। 1539 की लड़ाई का मैदान बक्सर है। 1764 की लड़ाई का मैदान बक्सर है। हनुमान की नानी अहिल्यावली बक्सर में रहती हैं। हनुमान की माता जी अंजनी का नाम बक्सर से प्रसिद्ध है। राम लक्ष्मण ने 8 किलोमीटर की दूरी में 5 कोस में पदरेकर में वो बक्सर है। बक्सर ने साक्षरता में प्राइज़ लिया। बक्सर, इस मामले में बक्सर को इतिहास होगा कि हुमायूं इसी बक्सर के गंगा में कूद के भागा हुआ था। तो ये ब्यागसर भी है, बॉक्सर भी है, बक्सर भी है। और जब रामचरितमानस के पढ़ने वाले लोग जब पढ़ते होंगे, किष्किंधा कांड की जब बात आती है गुलशन से, तो अभी मैंने मुरारी बापू, जो कि विश्व प्रख्यात प्रवचन करते हैं, उनके सामने मैंने पढ़ा तो उन्होंने पीठ पे हाथ रख के कहा कि मुझे गर्व है कि साबित रोहतासी जैसा हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है जो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं जानता है। तो किष्किंधा कांड जो ही आप पढ़ेंगे तो बक्सर की अहमियत और नज़र आएंगी। जब बक्सर के नाती हनुमान ने राम जी से कहा है कि नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तबहई, तेहिसन नाथ मैत्री कीजय, दीन जानि तेहि अभय करीजय, सो सीता कर खोज कर आई, जह तह मरकट कोटि पठाई, यही विधि शकल कथा समझाई, लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। ये किसने कहा? किसी के बाप ने नहीं, बल्कि अंजनी के सपूत और अहिल्यावली के नाती बक्सर के नवासा हनुमान ने कहा है। ये बक्सर है। और कोई भी अधिकारी बक्सर में आते हैं
तो बक्सर को कहते हैं बक्सर धन्य है, हमारी नौकरी यहाँ हो गई। कोई तो BDO साहब बन के आते हैं तो फिर वही SDO साहब भी बन के आ जाते हैं, SDO साहब बन के आते हैं तो कभी वही पदाधिकारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी बन के आते हैं, थाना प्रभारी DSP बन के आते हैं। बक्सर में आपने देखा होगा कि बहुत से IPS ऐसे आए जो SDP प्रशिक्षण में आते हैं, फिर SP बन के आ जाते हैं। बक्सर की धरती का जवाब नहीं है। यूँ तो शाहाबाद है, शेरशाह की नगरी भी कही जाती है, लेकिन बक्सर, और जब बक्सर के बारे में शेर सुनना चाहते हैं आप हैं तो मैंने बहुत बार कहा, सैकड़ों बार। हालांकि इस पर बहुत से लोग कुछ जलते भी हैं, एतराज़ भी करते हैं कि बहुत नमक मिर्च लगाते हैं। अब ज़रा बताइए, चंदन को चंदन नहीं कहेंगे, गुलशन को गुलशन नहीं कहेंगे, कांटा को कांटा नहीं कहेंगे। अरे भाई, तो जब एक अक़लियत का बेटा कहता है बक्सर के बारे में तो तुम और अच्छा कहो कि बहुत शांत है बक्सर, बहुत खुशहाल है बक्सर। जैसे मैंने पदाधिकारी गण का भी नाम लिया, सारे लोगों का कहना है बहुत शांत है बक्सर, बहुत खुशहाल है बक्सर, बहुत धनवान है बक्सर, माला माल है। माला माल मतलब नोट खजाना नहीं, धर्म से ओत प्रोत, हिंदू मुस्लिम की एकता का माल, पैगाम का माल, हनुमान का ननिहाल, बहुत माला माल है बक्सर। और गुलशन, दुनिया जानती है कि हनुमान का ननिहाल है बक्सर। ये बक्सर है, बक्सर का जवाब नहीं है। इसलिए बक्सर के इस पत्रकारिता को भी सलाम करता हूँ, गुलशन के ख्याल को भी सलाम करता हूँ, गुलशन के जज्बात को भी सलाम करता हूँ। उसी में दुआ करता हूँ, मौला हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, गुलशन के साथ साथ गुलशन साबित, गुलशन फाउंडेशन भी आबाद रहे। ये मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है। जी, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन। मुझे उम्मीद है कि आप जिस जज्बात को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत से लोग नहीं बोलते इंटरव्यू में, और जिस ख्याल को लेकर रहे हैं, आपके इंटरव्यू का ख्याल और आपके जज्बात, आपके ये मैनर, आपके तौर तरीके आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे। मेरी खुदा से दुआ है, शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें। जी, ये थे अभी हमारे साथ साबित खिदमत फाउंडेशन के संरक्षक साबित रोहतासवी जी, जिन्होंने कहा कि हम अपने कामों को, कर्मों पर ध्यान देते हैं, सामाजिक जो कार्य करते हैं उस पर, न कि जो लोग तंज कसते हैं या लोग, दुनिया के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उस पर यदि ध्यान दिया जाए तो फिर हमारे जो कार्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे। ये साफ तौर पर इनका कहना है। और नौजवानों को भी इन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि आप भी जो है समय है और समय के साथ अपने कामों पर ध्यान दीजिए, साथ ही सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखिए, ताकि समाज का भी आपके साथ साथ भला हो सके। और कहेंगे जी, जाते जाते बात, क्योंकि आप याद आ गया कि हर इंसान को, हर आदमी को अपने किए पे खुद फोकस देना चाहिए कि हमने क्या किया, हमें क्या करना है, समीक्षा करना चाहिए 24 घंटा में ज़रूर। उससे पता चल जाएगा कि हमने दिन में कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा किया। और जब अपने बारे में सोचेगा तो गैरों की बुराई अच्छाई के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा।